स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, परमाणु की स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ठीक है, परमाणु जो है वो कैसा है। तो देखो सबसे पहले जो था आपको ये पता चल गया कि परमाणु क्या है। कोई बताएगा परमाणु क्या है? एक जन खड़े होके बताओ। चलो बताओ, खड़े होके। हाँ मैम, परमाणु एक सूक्ष्मतम इकाई होती है। सूक्ष्मतम कण है पदार्थ की, पदार्थ है। हाँ। मैम, लाखों हजारों परमाणु को मिला के एक अणु बनता है। ठीक है, इसमें कोई जरूरी नहीं कि हर बार लाखों हजार, लेकिन हाँ परमाणु जो है उनको मिला दिया जाए। नगण्य आंखों से नहीं देखा जाता है। सूक्ष्मदर्शी अविभाज्य कण है, यानी उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, ना ही सृजन किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखो ये सब चीजें हम जान चुके परमाणु के बारे में। अब परमाणु की संरचना कैसी है इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो इसके लिए देखो जब पदार्थ जो है अस्तित्व में आया तो परमाणुओं के कारण हमको पता चला कि जो परमाणु है वो आपस में मिलकर के क्या बना देते हैं, अणु बनाते हैं। अणु आपस में मिलकर के जो है धीरे धीरे करके कोई द्रव्य बनाएंगे जो कि हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न है तो क्यों भिन्न है। हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई एक तत्व का परमाणु अलग है, दूसरे तत्व का परमाणु अलग है। और वास्तव में क्या अविभाज्य होते हैं। अभी तक तो हमको ये पता था कि परमाणु क्या है। बात मत करो, पीछे से आवाज आ रही बात करने की। परमाणु क्या होते हैं? अविभाज्य होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अविभाज्य के बारे में ये पहले खोजा गया। अब यहाँ पर डाल्टन ने प्रतिपादित किया था कि परमाणुओं के भीतर छोटे छोटे अन्य घटक भी विद्यमान होते हैं। अब यहाँ पर जो है 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों ने खोज की या उनके सामने बड़ी चुनौती थी कि परमाणु जो है वो कैसा दिखता है, उसकी संरचना क्या होगी, उसके गुण क्या हैं, ये सब जो है सोचा जाने लगा। तो और उसकी संरचना को समझाने के लिए जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी दिए गए। तो यहाँ पर देखो पदार्थ में आवेशित कण की बात करते हैं। आपने बाल मान लीजिए आपके सूखे हैं, कंघी करते हैं आप, ठीक है, कंघी किया आपने। अब कंघी करने के बाद जो है कौन बोल रहा है बार बार? कंघी करने के बाद उस कंघी को जो है वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाएंगे आप, तो वो छोटे छोटे टुकड़े कागज के क्या होंगे, उस कंघी की ओर जो है आकर्षित हो जाएंगे। यानी कि क्या हुआ कि पदार्थ में जो है वो एक तरीके से कोई ना कोई आयन जो है वो उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर टुकड़ों को जो है वो आकर्षित कर रहा है। इसके अलावा देखो कांच की एक छड़ को सिल्क के कपड़े पर रगड़िए और इस छड़ को हवा से भरे गुब्बारे के पास लाएंगे तो देखेंगे कि गुब्बारा जो है वो उसमें चिपक जाएगा। तो इससे यह निष्कर्ष निकल गया कि अगर दो वस्तुएं हैं और उनको आपस में रगड़ा जाए तो क्या होता है कि उसमें विद्युत आवेश आ जाता है। अब ये है बात कि भाई ये आवेश आता कहाँ से है? अब इसके लिए जब खोज की गई तब यह पता चला कि परमाणु जो है वो विभाज्य है, यानी कि परमाणु अविभाज्य नहीं है। अभी तक हमको ये पता था कि परमाणु अविभाज्य है, लेकिन जब इन सब ऐसी कई घटनाएं हुई, उसका तर्क आया, तब उसमें ये पता चला कि नहीं, परमाणु को भी हम विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो विभाजित कर सकते हैं तो ये हुआ कि भाई ये विभाजित कर सकते तो क्या होगा इसमें, तो इसका मतलब उसमें जो है ये पता चला कि नहीं, उसमें भी जो है कोई ना कोई आयन है, ठीक, उपस्थित है या आवेशित कणों से मिलकर के हमारा परमाणु जो है वो बना हुआ है। तो 19वीं शताब्दी तक जो है ये पता चल गया था कि परमाणु जो है वो अविभाज्य, साधारण और अविभाज्य कण नहीं, बल्कि कम से कम इसमें जो है कुछ न कुछ एक चीज है जिसको हमने नाम दिया आवेश या आयन नाम दिया। इसके संबंध में जे टॉमसन ने जो है वो प्रयोग किया। यहाँ पर देखो उन्होंने क्या माना कि जो परमाणु की संरचना है, ये दिख रहा है, ठीक है, तो उन्होंने ये माना कि तरबूज देखा सबने? तरबूज जो है, जो बड़ा सा गोल सा तरबूज होता है, उसको बीच में से जब काट के देखते हैं आप तो देखेंगे कि उसमें बीच में रेड होता है और काले काले से उसमें दाने जो है इधर उधर जो है रहते हैं, जिसको बीज बोलते हैं, होता है। तो यहाँ पर जो है टॉमसन ने ये बताया कि परमाणु का जो आकार है, उसका जो
जो संरचना है वो ऐसी ही है जैसे कि तरबूज के जैसे है। उसमें जो है वो जो गोला है वो धन आयन है, और उसके अंदर जो बीज जैसे धसे हुए हैं वो जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है बीज की तरह क्या है, धसे हुए हैं। ठीक है, ये किसने माना था, जे थॉमसन ने जो है ये माना था। थॉमसन भी कई बार नाम आता है, कई बार थॉमसन भी नाम आता है ना, तो दोनों नाम वही है। इंग्लिश में स्पेल करने का इंग्लिश का होगा, वो हिंदी में थॉमसन बोलते हैं, जे थॉमसन। ठीक है, तो ये जो है उन्होंने माना कि जो धनावेशित गोला है और तरबूज के बीज जो है वो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन की भांति है। इस तरीके से जो उन्होंने ये मान लिया था और प्रयोग इसमें होते रहे। तो उन्होंने जो माना था, प्रस्तावित क्या किया था कि अब उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला है, जो प्रस्ताव रखा कि परमाणु जो है वो धनावेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन जो है उसमें क्या होते हैं, धसे हुए होते हैं। समझ में आया? और यहाँ पर एक बात और उनको पता चली कि जो धनावेश है और ऋण आवेश है वो जो है वो एक बराबर है, क्योंकि परमाणु क्या है, उदासीन है। उदासीन कोई चीज़ कब होगी, जब बराबर मात्रा में जो है, अगर मान लीजिए रस्सा किसी का खेल हो रहा है, ठीक, अब दोनों तरफ से बराबर बल लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, रस्सी कहीं नहीं होगी, कहीं हिले डुलेगी नहीं, बराबर बल लगेगा। एक तरफ वाला भी बराबर खींच रहा है, दूसरी तरफ भी बराबर खींच रहा है, तो जस के तस जो है चीज वही रहेगी। तो यहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक जो है आवेश जो था वो बराबर था। ठीक है, तो यानी कि आवेश जो है वो परमाणु में समान है, इसलिए परमाणु का जो निष्कर्ष आया कि वो उस पर कोई आवेश न होकर के वो उदासीन होता है। ठीक है, अब थॉमसन ने तो मान लिया कि परमाणु क्या है, उदासीन है। ठीक, क्योंकि जो है इसमें धनावेश और ऋणावेश जो है वो बराबर मात्रा में, किंतु दूसरे वैज्ञानिक जो है इसको समझ में नहीं आ रहा था। भाई एक्सपेरिमेंट होते रहते ना, पहले तो माना गया था कि परमाणु अविभाज्य है, ठीक, फिर लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंट हुआ कि नहीं, उसमें कुछ ना कुछ आवेश उत्पन्न हो रहा है, तो कुछ ना कुछ आवेश है। फिर उन्होंने ये माना कि क्या कहते हैं, नहीं, तो उसमें धनावेश और ऋणावेश दोनों होते हैं मगर बराबर होते हैं, जिसके कारण परमाणु जो है वो विद्युत उदासीन होता है। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो इस चीज़ को समझने में दूसरे वैज्ञानिक सही उनको नहीं लगी बात, तो उन्होंने जो है और दूसरे एक्सपेरिमेंट किए। तो इसमें एक नाम आता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इम्पोर्टेंट है ये। रदरफोर्ड वैज्ञानिक जो थे वो ये जानने के लिए उनके में उत्सुकता थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु के अंदर जो है वो क्या इसी तरह से जैसे बीज होते कहीं पे भी व्यवस्थित रहते हैं, उनको ये था कि कैसे व्यवस्थित रहते हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने कि सोने की एक पतली पन्नी ले ली। ठीक है, ये दिख रहा है चित्र आपको। अब यहाँ पर पतली जो पन्नी थी उसमें जो है वो लगभग समझ लो कि 1000 जो है वो परमाणु थे। बहुत महीन पतली सी पन्नी थी, उसमें 1000 परमाणु लगभग जो है वो थे। छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, ये परमाणु जो है उस पतली पन्नी में, जो कि जो है ये समझ लो एक तरह से सूक्ष्मदर्शी से दिख रहा है, बाकी ऐसे दिखाई नहीं देगा कि ऐसी बनी थी। अब उसमें जो है अल्फा कणों की बौछार कराई गई या बमबारी की गई है। अल्फा कणों कण है, कण, हाँ। तो ये जो थे वो अल्फा धनात्मक कण होते हैं, इसकी जब बौछार कराई गई तो ये देखा गया कि जो किरणें थी, ध्यान दीजिएगा, जो किरणें थी वो ज़्यादातर जो है वो निकल गई आर पार। ठीक है, आर पार निकल गई ज़्यादातर। कुछ ऐसी हुई कि भाई वो जो है वो दूसरी तरफ एंगल चेंज कर ली, कुछ इधर चली गई, कुछ उधर चली गई, कुछ। ठीक है, और 12000 में केवल एक किरण ऐसी थी जो एकदम जहाँ से आई थी उधर ही चली गई। ठीक है, जैसे ये आई और यहीं चली गई। ठीक है, तो ये इसमें ये बहुत 12000 में एक ऐसी किरण निकली जो तुरंत के तुरंत जो है वो वहीं से टकरा करके उसी दिशा में बिल्कुल बिना किसी डायरेक्शन चेंज किए, बिना किसी एंगल को बनाए जो है वो वापस चली गई। तो यहाँ पर देखो अल्फा कणों का प्रकीर्णन किया गया। अब यहाँ पर जब ऐसा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो आशा के विपरीत जो है वो परिणाम मिला। क्या परिणाम मिला कि तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए, जबकि माना था कि भाई अब हम पन्नी लगा रहे हैं तो कुछ उसमें कण नहीं निकलेंगे, आर पार नहीं जाएंगे, जबकि क्या हुआ, पार ही निकल गए। जो है अधिकतर अल्फा कण जो थे वो क्या हो गए, दूसरी तरफ जो है वो निकल गए। और क्या निष्कर्ष आया, अब दूसरा निष्कर्ष आया कि कुछ अल्फा कण जो थे पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से जो है वो विक्षेपित किए गए, जैसा कि आपने अभी देखा। और आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12000 कणों में से एक कण क्या था, वो एकदम जहां से आया था वहीं के वहीं उसी दिशा में बिना डायरेक्शन चेंज किए वैसे ही वापस चला गया। तो
रदरफोर्ड के अनुसार यह परिणाम जो था उसी प्रकार अविश्वसनीय था जैसे आप एक 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और लौटकर आपको ही चोट पहुंचाता है। अब लगा कि भैया ये कैसे हो सकता है, इतनी पतली सी पन्नी है और वापस हमको आ गई, है ना। मान लो आप किसी फोर्स से जो है, मान लीजिए किसी कागज पे या मान लो उस पर आपने मारा, टिश्यू पेपर समझ लो और तोप का गोला समझ लो, बात समझ रहे हो, और तोप के गोले से उस टिश्यू पेपर में, टिश्यू पेपर समझते हो ना, नैपकिन टाइप का पेपर समझ लो, उस पर मारा। अब ऐसा हो सकता है क्या कि वो उस पेपर को फाड़ के उस तरफ ना निकल के हमको उल्टा लग जाए, नहीं हो ना। लेकिन ये इसी तरीके से अविश्वसनीय था कि भैया ये कैसे हो गया, इतनी पतली सी पन्नी थी और भाई जो कर्ण जो अल्फा कर्ण थे वो वापस ही वहीं के वहीं आ गए। तब यहाँ पर जो है ऐसा जब हुआ तो निष्कर्ष समझाने के लिए अब उन्होंने और एक एक्सपेरिमेंट भी किया कि पत्थर फेंकने को कहा, ये तो अलग बात है, इसको छोड़ो। अब यहाँ पर निष्कर्ष परिणाम क्या निकला कि परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग जो है वो खाली है। अब खाली होने के कारण जब कोई चीज़ है ही नहीं उसके अंदर, तो किरण एक तरफ से अल्फा कण जो है एक तरफ से दूसरी तरफ जो है बिना विक्षेपित हुए जो है सीधे सीधे निकल गई पन्नी के बाहर। सोने की जो पन्नी थी उसके बाहर जो है वो किरण अल्फा कण जो थे वो बाहर निकल गए। अब इसके बाद फिर क्या हुआ कि बहुत कम कण जो थे अपने मार्ग से विक्षेपित हो गए। इससे ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग जो है वो बहुत कम है, कुछ कण ही ऐसे हुए जो विक्षेपित हुए थे, ठीक। तो यानी कुछ भाग ऐसा होगा जो धनावेशित होगा, जो उसको जो है उसका एंगल चेंज करने के लिए जो है काम किया। फिर बहुत कम अल्फा कण जो थे जो 180 अंश यानी जस्ट अपोजिट जहाँ से आई थी किरण वहीं की तरफ जो है वो विक्षेपित हुए, जिससे संकेत मिलता है कि सोने के जो परमाणु है, सोने जो पन्नी अपने हम लोगों ने लगाई थी, रदरफोर्ड ने लगाई थी, उसमें परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में जो है सीमित है। यानी ये परमाणु ये माना गया, पहले तो हमने माना था कि पूरा गोल है, उसमें बीच बीच में है ना। अब ये हुआ कि भैया पूरा खोखला है, कुछ है ही नहीं उसमें, कहाँ है, छोटा थोड़े से भाग में बस जो है वो कुछ न कुछ है। तो यहाँ पर जो है सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान जो है बहुत कम आयतन में जो है वो सीमित है। और निष्कर्ष क्या निकाला कि जो निष्कर्ष निकाला वो ये था कि परमाणु का केंद्र जो है वो धनावेशित होता है, यानी जो केंद्र है वो क्या होगा, पॉजिटिव वाला होगा, जिसे नाभिक कहा जाएगा। और परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान जो है, जो पूरा परमाणु है उसका पूरा वजन, पूरा द्रव्यमान जो है उसके छोटे से नाभिक में ही होता है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों ओर जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं। नाभिक का आकार जो है परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। जो नाभिक है, जो उसका क्या कहते हैं, छोटा सा जो एकदम बीच वाला नाभिक होगा, सिर्फ वो जो परमाणु का आकार है उसकी तुलना में बहुत कम है। जो परमाणु कितना छोटा होता है जो हम देख नहीं सकते हैं। अब ऐसा आया उसकी संरचना, तो वो जो हमें दिख रहा है वो सब सारा खोखला है, बीच में नाभिक ही बस केवल काम का है, उसी में सारा उसका द्रव्यमान है। और जो है जो नाभिक है वो उसके आकार की तुलना में बहुत ही छोटा सा है, समझ में आया। अब ये बात उन्होंने डिसाइड की, एक्सपेरिमेंट किया, पता चला। अब इसमें कुछ कमियां भी थी। अब क्या कमी आई कि भाई ये उन्होंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक, बीच में नाभिक है। अब ऐसी जब कोई चीज़ चक्कर लगा रही है तो क्या होगा, धीरे धीरे करके उसकी ऊर्जा कम होती जाएगी। भाई लगातार घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, उसकी ऊर्जा जो है वो कम होगी। अब जब ऊर्जा कम होगी तो धीरे धीरे करके जो है वो नाभिक के पास आता जाएगा और नाभिक में जाके गिर जाएगा। ऐसा होना चाहिए ना, लेकिन नाभिक से टकरा जाएगा या जो है नाभिक में गिर जाएगा। तो लेकिन अब हमें ये पता है कि परमाणु अस्थिर होता है और परमाणु जो है वो स्थायी भी होता है। अब ये हमारा जो है वो और दूसरे वैज्ञानिक थे, उनको ये समझ में नहीं आया कि ये संकल्पना गलत है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगा रहे हैं और बीच में नाभिक है। तो फिर और एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था बोर, ठीक है, हाँ। तो इन्होंने जो है, अब बोर ने क्या, उन्होंने भी अपना एक परमाणु मॉडल दिया। और ये जो परमाणु मॉडल इन्होंने दिया वो उसमें रदरफोर्ड की जो कमियां थी मॉडल में उसको दूर करने के लिए नील्स बोर वैज्ञानिक का नाम था, क्या नाम था, नील्स बोर, ठीक है। तो उन्होंने जो है परमाणु की संरचना के बारे में जो है वो एक मॉडल दिया। अब उन्होंने क्या दिया मॉडल कि उन्होंने ये बताया, देखो कि इलेक्ट्रॉन जो है केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की जो है वो विविध कक्षा कहा जाता है, ठीक है। यानी एक निश्चित कक्षा ही होगी उसकी, यानी निश्चित जो है वो
एरिया हुआ। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते तो उनकी ऊर्जा का जो है विकिरण नहीं होता, यानी कि ऊर्जा तक कम नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये चित्र उन्होंने एक तरह से बताया कि किस तरीके से ये परमाणु है, परमाणु ये नाभिक है उसका, ठीक, और इलेक्ट्रॉन जो है एक निश्चित कक्षा, जिसको उन्होंने क्या कहा, कक्षा कहा या कोष कहा या ऊर्जा स्तर, तीनों चीजें एक हैं। तीनों जो है एक ही है, कक्षा, ऊर्जा स्तर या कोष। ठीक, तो यहाँ पर नाम दिया उन्होंने, पहला वाला जो था नाभिक से जस्ट पास में था उसको के नाम दे दिया, फिर एल, फिर एम, फिर एन, के एल एम एन, इस तरीके से उन्होंने नाम दिए। n = 1, n = 2, 3, 4 ऐसे करके जो है n का मान बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर जो है उन्होंने ये बता दिया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जो है नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं वो निश्चित केवल यहीं घूमेंगे। ठीक है, ये इसी में, इसी के अंदर घूमेंगे। जब ये अपनी ही कक्षा में घूमेंगे तो कोई भी ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा या ऊर्जा जो है वो नहीं घटेगी, ऊर्जा स्तर जो है वो सबको उनका ऊर्जा बराबर मेंटेन रहेगी। ठीक, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, सेकंड वाले में घूम रहे हैं, ये अलग है, यहाँ वाले में अलग हो गया। इस तरीके से उन्होंने बताया, यहाँ पे वही बनेंगे तीसरा में। ठीक, अब यहाँ पर अब आगे भी हम पढ़ेंगे कि भाई ये जो आपके ये समझ में आ रहा है, दिख रहा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों ओर निश्चित कक्षा में, ठीक, या जिसे कक्ष बोला जाता है या कोष बोला जाता है या ऊर्जा स्तर बोला जाता है, उसमें जो है वो घूम रहे हैं और उनकी जो है ऊर्जा नहीं खत्म हो रही है। तो इस तरीके से अब कितने किसमें घूमेंगे ये भी आगे हम पढ़ेंगे, अभी तो खाली इतना ही जाना हम लोगों ने। यहाँ पर कोष को जो है कि एल एम एन या संख्याएं 1 2 3 4 के द्वारा जो है वो दिखाया गया है। ठीक, अब यहाँ न्यूट्रॉन की भी बात कर लेते हैं। तो ये भी आया कि भाई जो नाभिक है उसमें जो है एक वैज्ञानिक थे सन 1932 में, उनका नाम था तो चैडविक वैज्ञानिक ने, उन्होंने जो है एक और अपरमाणु कण को खोजा और जो अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। अनावेशित का मतलब वो उसमें कोई भी आवेश नहीं था। ठीक है, तो उसमें उन्होंने ये खोजा कि भैया परमाणु के अंदर जो है एक नाभिक में एक चीज और है, वो क्या है, न्यूट्रॉन, और जो जिसका जो है द्रव्यमान, जिसका वजन जो है द्रव्यमान जो है वो प्रोटॉन के बराबर है। तो यहाँ पर उन्होंने ये चीज बता दी क्या, कि जो हमारा जो है वो कि जो ये हमारा परमाणु है और उसमें जो ये नाभिक है, इसमें प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। प्रोटॉन में कौन सा आवेश है, हाँ, कौन सा आवेश है, धनावेश। ठीक, और इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं उसमें ऋणावेश होता है, इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश। तो ये बताया गया है कि भाई नाभिक में एक चीज और विद्यमान है जिसको बोला जाता है न्यूट्रॉन, और इस पर कोई भी आवेश नहीं है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसमें कोई भी आवेश नहीं है। इसको स्मॉल एन से उन्होंने बताया। और यहाँ पर ये बताया गया कि जो पूरा परमाणु है उसका द्रव्यमान जो है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर है, और लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में बराबर ही थे। एक आध का अंतर होगा, ये तो सब दोनों जो है इसमें जो है द्रव्यमान दोनों के बराबर थे। तो प्रोटॉन के बराबर ही न्यूट्रॉन का द्रव्यमान था, और पूरे जो परमाणु का द्रव्यमान क्या था वो दोनों के योग के बराबर था। ठीक है, पूरे परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग द्वारा प्रकट किया गया। इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों ओर चक्कर लगाते थे निश्चित कक्षा में। ठीक है, ये बोर का सिद्धांत था जो कि लास्ट तक जो है इसी को मान्य किया गया। समझ में आ गया सबको? यस मैम। अब यहाँ पर देखो एक टेबल बनी होगी आपकी, अब इसको कल आगे पढ़ेंगे हम। एक मिनट इसके बाद फिर हाँ, अब यहाँ पर कल पढ़ेंगे कि विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे कैसे जो है वितरित होते हैं, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो बटे होते हैं, कैसे उनकी संख्या जो है अगर है तो कितना जो है कौन सी कक्षा में जाएगा, ये सब। इसके लिए देखो एक टेबल बनी हुई है आपकी बुक में ही, लास्ट में इसको याद करके आना है। कौन सी टेबल? ये वाली। ठीक, इसमें आपको देखने में इतनी बड़ी है, एक मिनट शांत रहिए, देखने में इतनी बड़ी है लेकिन आपको याद क्या करना, केवल ये प्रतीक चिन्ह याद करनी है और इनकी परमाणुओं की संख्या।
ठीक है। ठीक, प्रोटॉनों की संख्या, परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों ये भी याद कर लेना। प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉन ये लगभग बराबर ही है, किसी में बस अंतर है, जैसे 6 6 5 6, तो यहाँ पर जो है इसका जो परमाणु हो जाएगा तो ये जस्ट उसका दुगना होगा। इन दोनों को मिला दोगे तो आ जाएगा 6 5 11 इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको 1 से लेकर के 18 तक दिया हुआ है, 18 तक जो है आपको याद होना चाहिए। ठीक, क्रम से चाहो तो याद कर लो उनके नाम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। ठीक है, इस तरीके से कल याद हो।